नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान पे। दोस्तों, आज हम जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का जो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारतीय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस चैप्टर को जो हम आज पढ़ेंगे, पूरा इसका सटीक विश्लेषण करेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स है, हम उन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इसकी जो मुख्य बिंदु है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है इसका मुख्य बिंदु कि यह अध्याय मुख्यतः वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। ये अध्याय जो है पूर्ण रूप से वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। इस अध्याय में भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में किस प्रकार विस्तार हो रहा है, उसको पढ़ेंगे। वैश्वीकरण क्या है, कौन से कारकों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, यानी कि आसान बनाया है। उसके बाद पढ़ेंगे संसार के विभिन्न संगठनों ने, विशेषकर विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का हम आकलन करेंगे, यानी उसको हम देखेंगे। उदारीकरण के समय अर्थव्यवस्था और उसके पूर्ण की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इन सभी अवधारणाओं को अध्याय में निम्न बिंदुओं से पिरोया गया है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहें। इसमें जो है आपको बहुत ही जो है जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अध्याय का अवधारणा मानचित्र एक बार देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में भारत में बदलते हुए बाजारों का स्वरूप, सबसे पहला हमारा जो है यही रहेगा पॉइंट। दूसरा रहेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तीसरा रहेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, विश्व भर में उत्पादन को जोड़ना। चौथा है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, विश्व भर में उत्पादन को जोड़ना। उदारीकरण और विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, हम इसको पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है, हम इसको जानेंगे। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो चलिए सबसे पहला तो मैं आपको चैप्टर का नाम इसको समझा दूँ कि वैश्वीकरण क्या होता है। पहले आप अपने मन में सोचिए, वैश्वीकरण क्या है। अभी मैं आपको इसका सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। वैश्वीकरण होता है यानी जब हम अपनी चीज़ों को पूरी विश्व के लिए हम खोल देते हैं। पूरी विश्व में जो हम जब हम लेन देन करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं हम वैश्वीकरण। उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। अब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कौन है, भारतीय हम है। अर्थव्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो सिंपल चैप्टर का नाम हुआ। सबसे पहला इसमें है कि हाल के वर्षों में बाजारों में हुए परिवर्तन, भारत के पूर्णतः परिवर्तन बाजार। हाल के वर्षों में, जैसे हम अगर अभी हाल के वर्षों को देखें, तो भारत के हमारे जो बाजार हैं, तो वहाँ बहुत सारे परिवर्तन आपको भी देखने को मिलते होंगे। तो इसने जो है भारत को पूर्णतः परिवर्तित बाजार बना दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है। तो देखते हैं क्या है कि सबसे पहला है कि एक ज़माना था। सबसे पहला क्या है कि एक ज़माना था जब भारत के बाज़ारों में केवल भारतीय ब्रांड की वस्तुएं ही दिखाई देती थी। एक समय भी ऐसा भी था जब भारत की बाज़ारों को जब हम देखते थे ना, जब हम भारत के बाज़ार में जाते थे ना, तो वहाँ सिर्फ भारतीय ब्रांड की वस्तुएं ही दिखाई देती थी। विदेशी ब्रांड की वस्तुएं विलासिता में आती थी, और विदेशी ब्रांड की जो वस्तुएं हैं वो विलासिता। देखिए विलासिता क्या है, विलासिता होती है उपभोग, एक तरह का जो है, इसको जो है हम गलत शब्द में प्रयोग करते हैं। विलासिता, हम कहते हैं ना कि मुझे किसी चीज़ की बहुत ही विलासिता है, तो विलासिता होती है कि ये तो बस एक अलग तरीके से आती थी। वो जो थे उनका जो है गलत तरह से सोच था। विदेशी सामान, टीवी, गाड़ियाँ, कपड़े बाज़ारों में इक्का दुक्का ही नज़र आते थे, बिल्कुल कम नज़र आते थे। आज जैसी विविधता 2 दशक पहले बाज़ारों में नहीं थी, और आज जैसी विविधता जैसे हम आज देखते हैं, तो आज जो है विश्व के हर एक चीज़ जो है हमारे बाज़ारों में मिल जाएगा। चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, हमारे बाज़ार में जो है किसी भी देश में बनाती हो वो चीज़, किसी भी देश में बनती हो, किसी भी देश में उसका चलन हो, लेकिन वो हमारे बाज़ार में भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही विविधता है, विविधता यानी बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी है, जो कि 2 दशक पहले बाज़ारों में नहीं था। अगर 2 दशक यानी 20 साल पहले की बात करें, तो ऐसा बाज़ारों में नहीं था। आज हमारे बाज़ारों में विश्व के हर उच्च स्तरीय ब्रांड का सामान उपलब्ध है। विश्व की सभी शीर्ष कंपनियों की गाड़ियाँ उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है, लैपटॉप, कपड़े, पेयजल पदार्थ, खाने का सामान, सब कुछ है आज हमारे बाज़ारों में।
विश्व की सभी शीर्ष उत्पादन कंपनियां भारतीय बाजारों की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है। आज भारतीय बाजार विदेशी ब्रांडों से पट्टे पड़े हैं। आज आज अगर हम बात करें तो हमारा जो बाजार है बिल्कुल विदेशी सामान से जो है बिल्कुल भरा पड़ा है। हम कुछ भी हो, कहीं का भी सामान हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अन्य किसी देश का हो, हम उसको जो है अपने बाजार में देख सकते हैं, हम उसको जो है खरीद सकते हैं अपने बाज़ारों से। अब है आज के भारतीय बाज़ार। आज के अगर हम भारतीय बाज़ार को देखें तो यहाँ पर कुछ चित्र भी हमने दिखाए हैं आपको। आज का जो है भारतीय बाज़ार बिल्कुल एक तरह से बदल चुका है। अब दूसरा जो आता है एक कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय उत्पादन और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ये क्या है? सबसे पहले नाम को हम समझते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन क्या है? आप पहले सोचिए, देखो शब्द को आप देखिए, क्योंकि जो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ आपको साइंस और मैथ की तरह बिल्कुल कॉन्सेप्ट के पे काम नहीं करना पड़ता है। एसएसटी ये नहीं है कि अगर हमने थोड़ा सा भी गलत कर दिया साइंस की तरह तो बिल्कुल सारा हमारा समीकरण ही बिगड़ जाएगा। इसमें जो है आप सोच के लिख सकते हो, और अगर आप जितना सोच के लिखोगे ना, टीचर्स को लगेगा ना, चेकर को ये लगेगा ना कि बच्चे ने पढ़ा है, और उससे जो है आपके नंबर भी मिल सकते हैं ज़्यादा। तो देखिए नाम क्या है, अंतर्देशीय उत्पादन, यानी एक से ज़्यादा देश में उत्पादन करना अंतर्देशीय उत्पादन कहलाता है। एक से ज़्यादा देश में उत्पादन यानी वस्तुओं को बनाना, अंतर्देशीय उत्पादन। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? नाम नाम से बिल्कुल समझ जाइएगा। बहु मतलब एक से अधिक, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र यानी देश, कंपनियां मतलब कंपनी। तो एक से अधिक देशों में जो कंपनियां होती है, यानी एक से अधिक देशों में जो कंपनियां फैली पड़ी है, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे टाटा हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब जो मोबाइल की कंपनीज़ है वो हो गया आज के समय में। अब ये 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित थे। अगर हम 20वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य तक बात करें तो ये आ जाता है लगभग 1950 के करीब। अगर हम देखें 1950-60 के दशक में हम देखें तो हम क्या देखते थे कि जो भारतीय उत्पादन जो है देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। हमारा जो सामान है वो देश में ही बिकता था, देश में ही होता था उसका सब कुछ व्यापार। देश से बाहर केवल कच्चा माल, देश से बाहर तो सिर्फ कच्चा माल जाता था, खाद्य पदार्थ जाता था, खाने का सामान ही जाता था। अधिकांश तैयार माल हम विदेश में आयात करते थे, और अधिकांश जो है वो तैयार माल जो है हम विदेश में आयात करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही देश को जोड़ने का एक जरिया था। और देश को जोड़ने का जरिया क्या था? यानी एक देश से दूसरे देश को किस तरह से जोड़ता था? एक सिर्फ व्यापार ही था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय और विस्तार से पहले का युग था। ये वो युग था ना जब जो कंपनियां थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी एक से अधिक देशों में जो है अपना कंपनी चलाने वाली कंपनियां जो थी, उससे जो था पहले का जो था हमारा युग था, उस समय का ये नहीं है बात। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देश में उत्पादन करती है। अब हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है कि ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पाद करती है। बिक्री का विस्तार विश्व में के कई देशों में होता है, और बेचने का जो है यानी बिक्री, बिक्री का अर्थ होता है बेचना। तो उसका जो है विस्तार जो है विश्व के कई देशों में होता है, कई देशों में जो है उनके सामान बिकते हैं। दूसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कार्यालय और उत्पादन केंद्र में ऐसे स्थानों पर स्थापित करती है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कार्यालय हो, उत्पादन केंद्र हो, तो ऐसे स्थान पर स्थापित करती है जहां उनको सस्ता कच्चा माल मिल सके, सस्ता श्रम मिल सके, सस्ती ऊर्जा मिल सके, सस्ता संसाधन मिल सके, और जिनके उत्पादन की लागत कम से कम आती है और उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता हो। क्योंकि एक कंपनी जो है उसका मुख्य रूप से तो उसका मोटिव कमाना है। तो उसको जहाँ पर सस्ता श्रम मिलेगा, जहाँ पर सस्ता ऊर्जा मिलेगा, जहाँ पर उनको कच्चा माल मिल जाएगा अपने सामान को बनाने के लिए, तो वहीं पर वो अपना फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, जहाँ पर उनको बेचने के लिए मार्केट मिल जाए बड़ा सा। अभी के बात करें तो भारत जो है इसके लिए बिल्कुल, भारत में बिल्कुल सस्ते मजदूर हैं, सब कुछ ऊर्जा उनको उपलब्ध है, सस्ता श्रम है, बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं भारत में मजदूरों को, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक लोग ना भी करना चाहे तो दूसरा करने वाले बेरोजगारी भी है।
इस प्रकार जो है यहाँ एक बहुत ही उनको जो है अच्छा मिल जाता है मौका, इसलिए भारत की ओर जो बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं। ये कंपनी अपना उत्पादन भी विश्व स्तर पर करती है और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है अपना उत्पादन भी विश्व स्तर पर करती है और उनकी बिक्री का तंत्र भी विश्व भर में फैला हुआ है। उनका बेचने का तंत्र भी विश्व भर में फैला हुआ है। ये विश्व स्तरीय उत्पादन की एक जटिल प्रक्रिया अपनाते हैं और लागत को 50 से 60% कम कर लेते हैं, जिससे ये विश्व बाजार में दूसरी कंपनियों से प्रतियोगिता भी कर लेते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। आगे एक उदाहरण से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम आगे एक उदाहरण लेंगे, इससे उसको अच्छी तरह से समझेंगे। अब है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो है उत्पादन का विस्तार तो हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार, हम थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। इसमें कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादकों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जा चीन में भी निर्मित होते यानी चीन में बनते हैं। फिर इन्हें जहाज से लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों से जोड़ा जाता है, जहां इन पुर्जों को जो है जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद है कि एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1,700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की, यानी कंपनी की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात यानी दूसरे देशों में भी भारत से दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर रही थी, निर्यात जो है बेच रही थी। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती थी। अब हम पढ़ते हैं कि बाह्य अनुच्छेद, दिए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्य प्रणाली। विश्व भर की उत्पादन को जो है हम एक दूसरे से जोड़ना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो है कार्य प्रणाली कैसी है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाई बाज़ारों के नज़दीक स्थापित करती है। वो जो है अपना फैक्ट्री कहाँ लगाएगी, बिल्कुल बाज़ारों के नज़दीक लगाएगी जहाँ उनकी बिक सके माल। ये ऐसे स्थान पर उत्पादन केंद्र स्थापित करते हैं जहाँ सस्ता श्रम हो, कच्चा माल हो, उत्पादन के अन्य कारक भी सस्ती कीमत पर सुगमता से पर्याप्त मिल जाए, यानी जहाँ उनको फ़ायदा हो वहीं वो अपनी कंपनियां लगाएं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ना जो आएंगे भी ना तो आप उसको बता दीजिएगा। ऐसा होता है कि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो आपके मन में पहले से ही होता है। अब कोई भी कंपनी अपनी कंपनी कहाँ पे लगाएगी, जहाँ पर उसको फ़ायदा हो। इसमें तो जो है आपको ज़्यादा कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर उसको कच्चा माल मिल जाए, जहाँ पर उसको सस्ता श्रमिक मिल जाए, जहाँ पर जो है बाज़ार मिल जाए उसको बड़ा सा, ये हो गया। ये सरकारों की नीतियों पर भी नज़र रखते हैं और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, ये जो सरकार की नीति होती है कि किस तरह से जो है इनको करना है काम, किस तरह से सरकार जो है इन पे नज़र रख रही है, तो उस पर भी जो है अपना नज़र रखते हैं और उनको भी अपने पक्ष के बनाए रखते हैं और उनको भी जो है अपने पक्ष में बनाए रखते हैं सरकार की नीतियों को। सरकारें भी इनके हितों का ख्याल रखती है, जो सरकार है वो भी इनके हितों का ख्याल रखती है, क्योंकि जो कंपनियां होती है उनको सरकार के हर एक नीति से फ़र्क पड़ता है। अगर सरकार कल को मान लिया जाए उनके लिए टैक्स बढ़ा दे, उनके लिए जो है लागत कम कर दे, तो उनको घाटा होगा। तो ये क्या सोचते हैं कि सरकार जो है उनके पक्ष में रहे, और सरकार उनके पक्ष में इसलिए रहती है क्योंकि सरकार को भी इससे बहुत फ़ायदा है। ये क्या फ़ायदा हम आगे देखेंगे। ये विशाल मात्रा में उत्पादन इकाइयाँ कार्य
कालो मशीन और औजारों, यंत्रों व उपकरणों पर भारी मात्रा में धन का निवेश करते हैं। ये सब वे लाभ कमाने के लिए करती है। जो कंपनियां हैं वो लाभ कमाने के लिए करती है। ये उत्पादन की नवीनतम तकनीक अपने साथ लाती है। ये सूटकेस में रुपया और बगल में नई प्रौद्योगिकी लेकर दूसरे देशों में पहुंचती है और अपनी सुविधा के स्थान पर कार्यशाला स्थापित करती है। इससे हमें ये बताया गया कि मतलब ये जो है, ये जब आती है किसी देश में तो जो है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। सूटकेस भर पैसा लाती है, पैसा लाती है कहने का मतलब ये है कि ये पैसे बहुत लाते हैं और नई नई चीज़ों को जो है प्रौद्योगिकी को खरीदते हैं, वहाँ की जो है ज़मीन खरीदते हैं क्योंकि उनको कंपनी लगाना होता है। तो ये हमें बताया गया। अब है स्थानीय कंपनियों को खरीदने और साथ जोड़ना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्थानीय कंपनियों को खरीदते हैं और उसको अपने साथ जोड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको इसका क्या दिया है कि ये कंपनी पहले से स्थापित स्थानीय कंपनियों के साथ समझौता करती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में आती है, ये जो पहले से स्थापित कंपनी है छोटे मोटे आसपास के, उसके साथ समझौता करती है और उसके स्थापित बाजार का लाभ उठाती है। और जो वो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो उन्होंने अपना बाजार स्थापित कर रखा है, उसका लाभ उठाती है और बाजार का विस्तार कर लेती है। हीरो होंडा, कारगिल फूड्स इसी प्रकार के स्थायी स्थापित हुई है। जो इसका एक उदाहरण है हीरो होंडा है, कारगिल फूड्स है, तो इसी प्रकार की स्थापित हुई है। अक्सर ये स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, ये क्या करती है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है, उनका आधुनिकीकरण करके अपने ब्रांड के नाम से बाजार में ग्राहकों को माल बेचती है। जैसे जो भी छोटे मोटे कंपनियां होती हैं तो उसको ये खरीद लेती है और फिर क्या करती है, उसका जो है आधुनिकीकरण कर देती है, यानी कि उसमें जो है कुछ और पैसे लगा के नई नई मशीनें ले आते हैं और उस पर जो है अपना ब्रांड वो देके बाजार में जो है उससे माल बना के बेचती है। कभी कभी ये स्थानीय कंपनियों के छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर माल बनवाती है। कभी कभी ये क्या करते हैं कि जो स्थानीय कंपनियां होती है, जो बड़ी कंपनियां होती है, वो क्या करते हैं कि छोटे कंपनियों को जो है ऑर्डर दे देते हैं कि भाई हमारे लिए इतना माल बना दो, और उससे जो है अपना काम करवाती है। उनको अपने ब्रांड का नाम से बाज़ार में बेचती है और उनको जो है अपने ब्रांड के नाम से बाज़ार में बेचती है। होता क्या है, मार्केटिंग यही तो है। आप जो जूते खरीदते हो, भाई मैं आज लाया कैंपस का जूता खरीद के, मैं आज लाया इसका जूता खरीद के, वो होता कुछ नहीं, वो फुटपाथ का 100 का जूता होता है। 100 से ज़्यादा नहीं होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ये जो है बस अपना ब्रांड का नाम चिपकाते हैं और उससे जो है इसकी प्राइस बढ़ जाती है। लोगों की सोच भी यही है। अगर जूता आपने 500 का खरीदा है तो आपको लगेगा सही है। वही जूता अगर 100 में आपने खरीदा तो आपको लगेगा कि अरे 100 का जूता ये क्या सही रहेगा। वास्तव में जूता एक ही है वो। तो ये हो जाता है, इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं। अब है कि ये कंपनियां दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, श्रम आपूर्ति और श्रम शर्तों को अपने अनुसार निर्धारित करने की क्षमता रखती है। ये जो कंपनियां हैं, ये जो है दूरस्थ यानी दूर में जो है उत्पादकों को जो है मूल्य है, गुणवत्ता है, इसकी श्रम है, आपूर्ति है, श्रम शर्तों को अपने द्वारा निर्धारित करने की क्षमता रखती है। इनका बजट कई देशों की सरकारों के बजट से के संपूर्ण बजट से भी बड़ा होता है। ये अपार संपदा वाली कंपनियां होती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा जो है पैसे वाली होती है। इसका बजट इतना होता है ना कि ये जो है कई तो ऐसी कंपनियां हैं जिनका बजट जो है कई देशों की सरकारों के बजट से भी ज़्यादा होता है, यानी उसके इकोनॉमी से भी ज़्यादा होता है इन कंपनियों का बजट। सार रूप में ये निम्न प्रकार से उत्पादन करने का विस्तार करती है और अपने प्रभाव जमाती है। सार रूप में ये निम्न प्रकार से अपने उत्पादन का विस्तार करती है और अपना प्रभाव जमाती है। देखते हैं क्या है इसमें। इसमें है कि पहला क्या है कि स्थानीय उत्पादकों के साथ जोड़कर साझेदारी करती है। ये पहला हमने पढ़ा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो स्थानीय कंपनियों के साथ जुड़कर अपना जो है रोजगार साझेदारी करती है वो। दूसरा है स्थानीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करके उनको खरीद कर, उनको जो है क्या करते हैं कि स्थानीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करके उनको खरीद कर ये आगे बढ़ जाते हैं। छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर अपना ब्रांड बेचना, ये क्या करते हैं कि आसपास की जो छोटे कंपनियां होती हैं उसको ऑर्डर देकर अपना ब्रांड बनवाते हैं। विशाल विज्ञापन द्वारा बाजार पैदा करना, और जो है ये विज्ञापन करके भी अपना मार्केटिंग फैलाते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात हम कर रहे थे ये। इसके साथ है कि जो ऑर्डर देकर माल बनवाना और अपने ब्रांड से बेचना।
ऑर्डर दे के माल बनवाना और अपने ब्रांड से बेचना, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये जो जूता है, ये जो जीन्स है ना आपको, ये बिल्कुल 100 रुपये का मिलेगा आपको फुटपाथ पर। और इस पर पता नहीं बाटा टाटा लगा देता है और इसको बेचता कितना में, 1000 रुपये में। पैसे की बर्बादी है। इसलिए आप भी समझो, हमेशा 100 वाला खरीदो। 1000 खरीदने से हर एक चीज़ सोना नहीं होती, हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ये बिल्कुल 100 का माल होता है और इनको इसमें बाटा टाटा लाटा लगा के 1000 में बेचते हैं इसको। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। भाई मेरा बताना काम था, मैंने आपको बता दिया। आपको जो है अपने जीवन में इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपनाना है। इसमें है कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण किस तरह से जो है विदेशी व्यापार से बाजारों का एकीकरण हुआ। तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता करता है। विदेशी व्यापार क्या करता है कि विभिन्न देशों के बाजारों को भी जोड़ता है आपस में। जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक कंपनी है जो कि एक देश नहीं, बहुत सारे देशों में उनकी ब्रांचेज हैं। तो जैसे एक कंपनी है जिसके भारत में है, चीन में है, अमेरिका में है, यूरोप में के कई देशों में है। तो ये क्या करेगी कंपनी, ये सभी देशों की बाज़ारों को एक दूसरे से जोड़ेगी। इससे एक तरह से जुड़ा हुआ ही है ना, क्योंकि एक देश में अगर इनका नुकसान होता है तो ये उसकी भरपाई किसी और देश से करेंगे। तो ये इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है और इससे क्या होता है, एकीकरण भी होता है देशों का। विदेशी व्यापार प्राचीन काल से ही देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। अगर हम व्यापार देखें तो प्राचीन काल में की भी बात करें तो हम क्या देखते हैं कि व्यापार से ही एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ था। भारत भारत के बारे में क्या बोलूं, भारत को तो व्यापार ने ही बर्बाद किया। कहाँ से कहाँ अंग्रेज आए, 1600 ईस्वी में भारत पे राज किया उन्होंने 200 साल। तो ये सब तो व्यापार की ही देन है। आप इसको किस तरह से भूल सकते हो, व्यापार ने ही तो हमें बर्बाद किया। हम कहाँ एक जब में सोने की चिड़िया थे। अब वैसे आज भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमने बहुत ज़्यादा सबसे तरक्कीशील देश हम ही हैं। लेकिन फिर भी उस समय अगर वो ना होता, अगर हम पर 2 साल अंग्रेज़ों का शासन ना होता तो हम कुछ और होते। तो ये है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। विदेशी व्यापार उत्पादकों को देश के बाज़ारों से बाहर विदेशी बाज़ारों में उत्पाद बेचने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देती है। ये हमें अवसर भी देती है कि हम अपने उत्पादकों को जो है हम अपने उत्पाद को जो है अलग अलग देशों में बेचें। तो ये हमें अवसर प्रदान करती है। कौन करता है, विदेशी व्यापार। उसके साथ जो है आयात देश के विकल्पों का विस्तार करता, आयात देश के जो है विकल्पों का विस्तार करता। विदेशी व्यापार विभिन्न देश के बाजारों में समान वस्तु और समान कीमत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार विश्व बाजारों का एकीकरण होता है। मतलब विदेशी व्यापार मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है विभिन्न देशों में जो समान वस्तु की समान कीमत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। यानी हर एक देश में जो है चीज़ों की कीमतें एक समान हो, इसको भी ये बढ़ावा देता है विदेशी व्यापार। अब भारतीय बाज़ारों में विदेशी सामान बहुत है भाई, भारतीय बाज़ारों में विदेशी सामान ही आपको मिलेंगे, क्योंकि भारत के लोग जो है ना भारतीय चीज़ यूज नहीं करते हैं। सरकारें कहती रहती है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर भारत कब लोग उनके बनाते हैं, लेकिन लोगों को अपने देश का सामान ही नहीं आता है पसंद। दोनों की गलती है, उत्पादकों की भी गलती है और उत्पादन करने वालों की भी गलती है, उपभोक्ताओं की भी गलती है। चलिए देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण आधुनिक युग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसार के विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यानी जब एक देश से दूसरे देश में जो है किसी भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई सेवा हो, चाहे वो निवेश हो, प्रौद्योगिकी हो, यानी टेक्नोलॉजी हो, तो वो सब जो है वैश्वीकरण कहलाता है। संसार के बाजार एक दूसरे के लिए खोल दिए जाते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है कि संसार के बाजार जो है एक दूसरे के लिए खोल दिए जाते हैं। संसार के विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होने लगती है और इस तरह जो है देशों के बीच संबंध भी अच्छे होते हैं। किस तरह से होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी के लिए हम अगर मान ले चीन और भारत, तो वैसे तो कुछ ज़्यादा अच्छे संबंध रहते ही नहीं, अच्छे होते ही नहीं। लेकिन फिर भी चीन जो है भारत से हमेशा जो है क्यों पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको जो है अपना सामान बेचना है भारत में, उसको जो है सामान बेचना है अपने भारत में। इसीलिए जो है वो भारतीयों को जो है हर हर एक तरीके से जो है, जैसे उसकी बहुत सारी कंपनियां जो है, तो वो जो है भारतीयों को जो है
ज़्यादा निराश नहीं करना चाहता है, हालाँकि वो करता ही है, वो इसकी बात नहीं करे तो अच्छा है। चलिए दूसरे की अब बात करें। मान लिया जाए कि अभी के टाइम पर अमेरिका की अगर हम बात करें कि भारत की तरह वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि उसको जो है भारतीय बाज़ारों में जो अपना सामान बेचना है। उसको पता है कि भारत के बाज़ार में जो है उसके सामान बिक सकती है। भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो उसलिए जो है वो भारतीयों के साथ है। अब क्योंकि वो भारत के सपोर्ट करेगा तो भारत की सरकार उससे वस्तु खरीदेगी। ये होता है जिससे हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस एकीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मुख्य भूमिका निभा रही है। और इसका मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? ये कंपनियां निभा रही है। इनकी कंपनियां जो है भारत में आ रही है। अभी के टाइम पर देखिए चीन की बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं, जिसका प्रोडक्ट हम और आप यूज करते हैं। अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी चाइनीज़ ही है। अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया में चार मुख्य बातें हो रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो है वो चार मुख्य बातें हो रही है। विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ रहे हैं। विश्व के अधिकांश जो देश हैं वो एक दूसरे के जो है अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ रहे हैं, यानी एक दूसरे से जो है अधिक आस पास आ रहे हैं। क्योंकि अगर पहले की हम बात करें तो पहले जो है वैश्विक व्यापार नहीं था, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, हम सिर्फ अपने में ही खुश थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो बिल्कुल वैश्वीकरण बढ़ चुका है। हम एक दूसरे से लेते हैं देते हैं, तो इससे जो है एक दूसरे से जो है अधिकांश संपर्क में हम रहते हैं। व्यापार का दायरा वैश्विक होता जा रहा है। व्यापार का दायरा बिल्कुल वैश्विक होता जा रहा है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का वैश्विक आदान प्रदान हो रहा है। और वैश्विक आदान प्रदान यानी वस्तुएं हो गई, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हो गया। तो इन सब का जो है वो क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। बेहतर आय और अच्छे जीवन स्तर की तलाश में लोगों का आवागमन तेजी से हुआ है। और बेहतर आय यानी देखिए आज के समय में देखें तो जो विकसित देश हैं वहाँ के लोगों की आय अच्छी है। तो लोग क्या करते हैं कि बेहतर आय पाने के लिए जो है लोग एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसी को कहते हैं अवागमन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं